अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग क्या लिखेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बाइंड फोर्स जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब नीचे से जो फोर्स लगाए, वाटर जो फोर्स लगाएगा, ये क्यों फ्लोट करता है पानी में? क्योंकि ये जो पानी जो है वो क्या लगाता है? अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको अपथ्रस्ट बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं। वो किसके इक्वल होगा? इसका जो वेट होगा, जितना पानी को हटाएगा, उसके बराबर होता है। मतलब बाद में जाके हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम भी उसके वॉल्यूम के इक्वल भी होगा, वो बोलेंगे। तो बाइंड फोर्स जो अपथ्रस्ट जो लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, जो जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा। कहां से आया ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्योंकि आर्किमिडीज क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, it experiences an upward force which is equal to the weight of liquid displaced by it। मतलब जितना डूबेगा उतना पानी को डिस्प्लेस करेगा वो। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग ये लिख सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या है? रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं, वाटर जो होता है उसके प्यूरिटी को फाइंड कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही हम लैक्टोमीटर का डिवाइस बनता है, या शिप का, सबमरीन का या बोट का जो डिजाइन करते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही होता है। आगे चल के बहुत सी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नेल जो है, एक सुई जो है, वो पानी में क्या कर जाता है? डूब जाता है, सिंक कर जाता है। जबकि जब हम लोग शिप का कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो किससे करते हैं? लोहे का ही होता है, आयरन ऑब्जेक्ट से बना होता है, फिर भी वो फ्लोट नहीं करता है, फिर भी वो सिंक नहीं करता है। इसमें आ जाएगा गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग में। तो ये था एप्लीकेशन। ये किसका एप्लीकेशन है? तो ये जो एप्लीकेशन है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ये हो गया हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ये लिख सकते हैं। अब है क्वेश्चन है, व्हेन एन एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट, किसी भी एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट को यदि इमर्स्ड करते, पानी में जब डुबाते हैं, तो वो डिस्प्लेस करता है। कितना डिस्प्लेस करता है? इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर। कितना डिस्प्लेस किया? इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर। तो बोला जा रहा है हाउ मच इज द बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट पे। तो बोला जा रहा है हाउ मच बाइंड फोर्स, कितना फोर्स लगेगा उस पे। ये यदि पानी में डूबता है तो नीचे में ग्रेविटी लगता है, ये नीचे गया मतलब ग्रेविटी लगा, मतलब जी लगेगा। और यहाँ पे जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? उसकी वेट फाइंड करना है। तो उसकी वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जैसा कि पता है W इक्वल टू होता है M इंटू जी। आपके पास मास दिया गया है 5 kg की मास है, तो यहाँ आ जाएगा 5 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही मिलके बन गया 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? 50 न्यूटन। मतलब वो क्या करेगा? 50 न्यूटन का क्या लगाएगा? बायंड फोर्स लगाएगा, मतलब अपवर्ड फोर्स लगेगा। क्वेश्चन फिर समझ लिए, एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट है, उसको पानी में डुबा दिए तो वो पानी को डिस्प्लेस करता है। इट डिस्प्लेसेस 5 kg, 5 kg वाटर को हटाता है, डिस्प्लेस करता है। तो बोला जा रहा कितना बायंड फोर्स लगा? तो मतलब 5 न्यूटन का नीचे से ऊपर लगाया बायंड फोर्स, तब जाके उतना पानी को वो हटाया। कितना? इतना 5 kg का। तो हमें क्या पूछा है? पूछा बायंड फोर्स। फोर्स जैसा कि पता है उसका एसआई में न्यूटन होता है, तो नीचे से कितना फोर्स लगा रहा है? वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आता है। व्हाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है? तो ये ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो जितना वेट रहेगा उस ऑब्जेक्ट का, उसके बराबर वाटर को डिस्प्लेस करेगा तभी तैरेगा, अदरवाइज क्या कर जाएगा? वो सिंक कर जाएगा। हमारा बॉडी है, हम पानी पे तैर रहे हैं, पानी पे डूबे हुए हैं, तो मेरा जितना भी वेट होगा उसके बराबर पानी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम क्या होगा? फ्लोट नहीं कर पाएंगे, मतलब तैर नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब जो जितना नीचे से ऊपर लगेगा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ही ज्यादा हम अच्छे से तैर पाएंगे। जैसे समुद्र में तैरना और नदी में तैरने में डिफरेंस होता है। समुद्र में तैरेंगे तो बहुत इजीली तैरेंगे हम लोग। क्यों तैरेंगे? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? नीचे से अपवर्ड फोर्स लगेगा, तो हम इजीली तैर पाएंगे। लेकिन नदी में जो होता है, रिवर सॉफ्ट वाटर होता है, उसकी डेंसिटी कम होता है। किसके रिस्पेक्ट में? सी वाटर।
तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा दिक्कत आएगा तैरने में। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं उसी से रिलेटेड। देखिए बच्चों, व्हाई एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक करता है वाटर में, क्यों करता है? तो इसके लिए क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब वहां पे कितना लगेगा, दो फोर्स लगता है, टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, दो फोर्स लगता है। पहला फोर्स जो होता है, जो डाउनवर्ड लगता है, नीचे की ओर लगेगा, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचता है, मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वेट जो है उस ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली किधर लगना चाहिए, डाउनवर्ड, नीचे की ओर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मान लीजिए यहां पे क्या लगेगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट लगेगा, और अपथ्रस्ट किधर लगेगा, अपथ्रस्ट जो है एफ बी ऊपर लगेगा, और वेट उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे की ओर लगेगा। ये लग गया डाउनवर्ड की ओर, ये लगा डाउनवर्ड, और एफ बी क्या लगेगा, अपवर्ड। यही कारण है, तभी जाके वो क्या करेगा, फ्लोट और सिंक करेगा। आगे चल के और इसे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा क्या है, अपथ्रस्ट क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा। अपथ्रस्ट या बायन फोर्स क्या हो जाएगा, एक्टिंग क्या लगेगा, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ये दो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी पढ़ेंगे, वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर, और दूसरा क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। यही दो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। दोनों इक्वल हो जाए तो भी क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अपथ्रस्ट ग्रेटर हो जाए, नीचे से ज्यादा धक्का मारेगा, तो वो ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करेगा। यदि अपवर्ड ऊपर वाला वेट जो है वो ग्रेटर हो जाए अपथ्रस्ट से, नीचे वाले से, तो वो ज्यादा क्या लगा देगा, वेट ज्यादा लगेगा, तो नीचे की ओर क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा। आगे चल के ये टॉपिक आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है, दो कारण है। ये नीचे की ओर लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा, एक में इक्वल आ जाएगा, आगे चल के देखेंगे। लेकिन देखिए पहला कंडीशन, मान लीजिए ये वेट है, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, एफ बी से, मतलब अपथ्रस्ट से, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। दूसरा, ये जो वेट है वो लेस हो जाएगा, तो ये फ्लोट करेगा। लेकिन दो कंडीशन, एक ऊपर में पूरा सरफेस ऑफ द वाटर, और एक में डूबते हुए, आगे चल के देख लेंगे। और एक वेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो भी इस कंडीशन में फ्लोट करेगा वाटर के सरफेस पे, और ये क्या करेगा, पानी के अंदर तैरेगा वो। कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक क्यों करता है, ये दो फोर्स लगता है उस पे, जिसके कारण। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, आर्किमिडीज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। लेकिन कैसे, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो देखिए जरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका जितना वेट होगा उसके बराबर वो वाटर को लॉस करेगा। यही प्रिंसिपल जो कौवा जानता था, कौवा, कौवा समझ रहे हैं, वो भी साइंस पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो घड़े में उसको पानी प्यास लगा, तो घड़े में क्या किया, पत्थर डालते गया, पत्थर डालते गया, और क्या हुआ, पानी वो पी के चला गया। क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे था, वो जान रहा है जितना पत्थर डालेंगे उसका वेट के बराबर पानी बाहर आएगा।
उसी को हम लोग क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूरेका कैन लेते हैं, एक बर्तन आता है यूरेका कैन। यूरेका जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट। यूरेका का मतलब, यूरेका जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये है जर्मन, वो जर्मन के साइंटिस्ट थे। इसका मतलब होता है आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट का मतलब हमको कुछ मिल गया। क्या मिला? कुछ लॉ मिल गया। यही जैसे ही इनका बायोग्राफी आप पढ़ेंगे, जैसे डूबे तो पानी क्या किया, उसको ऊपर फेंक दिया। उनको नहा रहे थे तो वो बोले कि जर्मन वर्ड में आई हैव गॉट इट, आई हैव गॉट इट मतलब कुछ हमको लॉ मिल गया, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे रखा गया था यूरेका कैन। यूरेका कैन, यूरेका का मतलब होता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस की थोड़ा सा डायग्राम बना ले। तो चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखते जाइएगा। यहाँ पे कुछ लटका देते हैं वेट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्प्रिंग डाल दे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ मार्किंग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डाल दे। क्या मार्किंग करेंगे? 100, 200, 300, 400 इस तरह से, और जीरो लेवल। जीरो मान लीजिए 100, 200, 300, मान लीजिए 400, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग डालते हैं यहाँ पे मान लीजिए 300 में, 300, 200, 100, जीरो मान लीजिए 400। ये स्प्रिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, मान लीजिए अभी एयर में है, हवा में उसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है। क्या किए हैं, कहाँ पे मेजर किए हैं? हवा में मेजर किए हैं। अब उसको क्या करेंगे, पानी में, यूरेका कैन लेंगे, उसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसी को लेके जाएंगे उस पे। अभी एयर पे कितना दिखा रहा है वो, मान लीजिए 300 दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये किस पे दिखा है, तो अभी ये 300 पे है, ये 200 पे है, ये 100 पे है, और ये 0 पे है। ये एयर में है, किस में है? एयर में। अब इसी को कंप्लीट लेके जाते हैं हम वाटर पे। वाटर कहाँ रखा हुआ? यूरेका कैन पे। ठीक है, कहाँ पे लेके जाएंगे? चलिए अब इसे हम लोग वाटर में इसको डुबोते हैं। किस पे डुबोते हैं? इसे वाटर पे। ये वाटर कहाँ रखा है? ये वाटर रखा है यूरेका कैन पे। यहाँ पे पानी डुबो के रखे हैं और यहाँ पे पानी निकलेगा, ये स्पाउट। यहाँ पे पानी बाहर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, मेजरिंग सिलेंडर लगा देते हैं, मेजरिंग केन लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? मेजर करेगा वो। यहाँ पे क्या डाल दे, तो यहाँ पे डाल देंगे मेजरिंग केन, ठीक है। ये मेजर करेगा, है ना। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे बनाएंगे अभी। और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, अब जितना ये डिस्प्लेस करेगा यहाँ पे पानी, मान लीजिए ये है मेजरिंग, अब यहाँ पे अभी फिलहाल एयर में कितना था, तो एयर में था 300। सपोज कीजिए ये पानी पे आया, ठीक। और पानी पे आने के बाद यहाँ मेजर करते हैं, मान लीजिए 0 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये मान लीजिए 400, 300, 200, 100, ये आ गया मान लीजिए 200 पे।
इसकी लेवल कहाँ पे, तो 200 पे। इसका लेवल कहाँ पे आ गया, तो इसका लेवल आ गया ये 200 पे। फिलहाल कहाँ पे था, 300 पे। कब, जब हम लोग क्या किए, इस पूरे स्प्रिंग के साथ में ये क्या है, बॉडी है मान लीजिए, या ऑब्जेक्ट है कुछ, इसी को पूरा यूरेका कैन पे लेके आ गए। कहां पे आ गए, यूरेका कैन। अब ये कितना देखिए तो जरा, इस वाटर पे कितना है, 200, मतलब क्या किया, 100 जो था वो पानी को क्या कर दिया, वो पानी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कितना वाटर कलेक्ट होगा यहाँ पे, तो वाटर जो भी कलेक्ट होगा, वाटर कलेक्टेड कितना, यहाँ पे कितना 300 में था, 200 में आया, मतलब 100 ml। हंड्रेड ml वाटर क्या हो गया, 100 ml वाटर कलेक्ट हो गया। ठीक है, वाटर कलेक्ट हो गया, कहां कलेक्ट हो गया, इन मेजरिंग सिलेंडर। इसमें कलेक्ट हो गया, मेजरिंग सिलेंडर। किसमें कलेक्ट हो गया, तो ये कलेक्ट हो गया मेजरिंग सिलेंडर पे। ठीक है, मतलब लॉस हो रहा है वाटर का। सबसे पहले सॉलिड वेट जो है किसमें है, मान लीजिए ये भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, सॉलिड बॉडी वाटर पे कितना है, मान लीजिए वाटर पे कितना है वो, सॉरी ये वाटर एयर पे, इन एयर पे कितना है वो, 300 ग्राम मान लीजिए, 300 केजी मान लीजिए, जो लिखना है, या ग्राम फोर्स लिख लीजिए। ये था एयर में। अब इसी को वाटर में लेके आ गए तो कितना हो गया, ये वाटर में हो गया 200 GF, ग्राम फोर्स। कितना आ गया, मान लीजिए 200 आ गया। तो कितना लॉस हुआ, मतलब कितना लॉस हुआ उसका, लॉस इन वेट 300 से माइनस कर दीजिए, लॉस इन वेट 300 माइनस 200 GF, तो कितना हो गया, 100 GF। कितने का लॉस हुआ, 100 GF की लॉस हो गया वो। मतलब जितना वॉल्यूम होगा उसके बराबर क्या करेगा वो, वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी डिस्प्लेस होगा किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो भी होगा डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, उस ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी। मतलब जितना उस सॉलिड बॉडी का जितना वेट होगा, उसका जितना वॉल्यूम होगा, उसके बराबर वाटर को क्या करेगा वो, डिस्प्लेस्ड कर देगा। ठीक है, कितना करेगा, डिस्प्लेस। लेकिन कब, एक कंडीशन है, जब वाटर की डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब वेट डिस्प्लेस हो रहा है, कितना वेट डिस्प्लेस हो गया, 100 GF की। इसका मतलब वेट ऑफ वाटर जो भी डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अपथ्रस्ट के। कहने का मतलब कंक्लूजन निकल गया। क्या कंक्लूजन निकला, कि वेट ऑफ वाटर जो है, वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा, वेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके इक्वल, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, इज इक्वल टू लॉस इन वेट, इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं अपथ्रस्ट, या फिर बोल सकते हैं लॉस इन वेट। इससे कंक्लूजन निकला कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, अपथ्रस्ट के। जितना वो क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, या जितना लॉस होगा, लॉस इन वेट। तो ये क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग क्या किए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मतलब ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई करके देख लिए कि इसका जितना वॉल्यूम है, जितना वेट है, उतना ही पानी को वो हटाएगा। इसका मतलब इसका वेट कितना था, 100 GF, उतना ही क्या किया, पानी को हटा दिया। मेरा जितना वेट रहेगा हम तैरेंगे, तो मेरा जितना वेट है उसके बराबर हम पानी को हटाएंगे। तो ये था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना लॉस हुआ, 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जितना वॉल्यूम था उतना ही बराबर क्या हुआ, पानी को निकाल दिया वो। यहाँ मेजरिंग सिलेंडर लगा हुआ था,
ये क्या है? मेजरिंग सिलेंडर जो मेजर करता है। ये है मेजरिंग सिलेंडर। क्या है ये है हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो मेजर कर दिया। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि वेट ऑफ वाटर जितना भी डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? अपथ्रस्ट के या फिर लॉस इन वेट के। यही था हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसकी? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो डेंसिटी का आएगा, रिलेटिव डेंसिटी का आएगा। यही देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट था और ग्रेविटेशन चैप्टर्स में हम लोग कर रहे थे अपथ्रस्ट के बारे में, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। तो सॉलिड बॉडी जो है, जिसकी मान लीजिए कोई भी सॉलिड बॉडी है जिसकी डेंसिटी जो है, सबसे पहले क्या होता है अपथ्रस्ट के बारे में जान चुके। यदि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है, उसकी वेट ज्यादा हो जाएगा किससे? यहां पर हम लोग अपथ्रस्ट के बारे में जान चुके। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपवर्ड फोर्स लगता है। यदि अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा किससे? देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो फ्लोट करेगा। तो अब हम लोग डेंसिटी के बारे में जान रहे हैं। डेंसिटी के बारे में जानना है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसकी डेंसिटी यदि ग्रेटर है देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि ग्रेटर है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि ग्रेटर है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो देखिए, यदि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। मतलब यहां पे बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यदि ऐसा है कि वो ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस की डेंसिटी यदि ज्यादा हो जाए लिक्विड से, तो इस कंडीशन में क्या करेगा? इस कंडीशन में भी वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। मतलब वो जो सब्सटेंस है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? वो सिंक कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन द सब्सटेंस विल सिंक। मतलब सब्सटेंस क्या करेगा? तो सब्सटेंस जो है वो सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा। ठीक है। और नंबर टू में क्या है? यदि डेंसिटी दोनों की इक्वल हो जाए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी को कैसे? या तो डी से लिखिए या तो रो से लिखिए। रो को भी डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? ये डेंसिटी। रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। रो क्या है? तो रो डेंसिटी है। किसका डेंसिटी है? तो रो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी है। यदि दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। मतलब सब्सटेंस जो है इस कंडीशन में भी सब्सटेंस जो है वो फ्लोट करेगा। सब्सटेंस विल फ्लोट। अब यहां पे हम बात करेंगे नेट फोर्स की, तो कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड की ओर। मतलब यहां पे हम लोग बात करें नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? यहां पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे नेट फोर्स हो जाएगा 0। अब यदि हम लोग बात करें नंबर थर्ड की, इसे चाहे तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो नंबर थर्ड में क्या है? यदि डेंसिटी जो है, डेंसिटी का मतलब इसे रो से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं डेंसिटी को? रो से। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेस देन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यदि लेस है, किससे लेस है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। डेंसिटी कैसे डिनोट करते हैं? रो। इसे बोलते हैं RHO, रो। तो ये होता है हमारा डेंसिटी। अब यहां पर क्या है? किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस रो लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इस कंडीशन में क्या करेगा? ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। मतलब सब्सटेंस जो है वो क्या करेगा? सब्सटेंस विल फ्लोट। सब्सटेंस क्या करेगा? यहां पे सब्सटेंस फ्लोट करेगा। सब्सटेंस विल फ्लोट। क्यों फ्लोट करेगा? ड्यू टू
नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मतलब हम नेट फोर्स बोले बाइजेंट फोर्स, नीचे से जो ऊपर के जो फोर्स लग रहा है माइनस डब्ल्यू, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेट को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे, यही हो जाएगी नेट फोर्स। हम लोग इसे चाहें तो इसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख दे, सपोज कोई एक बॉडी है जिसकी वॉल्यूम भी है, डेंसिटी रो है, और वो कंप्लीटली उसे इमर्स कर देते हैं हम लोग इस पे लिक्विड पे जिसकी डेंसिटी एल है। तो वेट ऑफ जो बॉडी होगा, वेट ऑफ बॉडी जो होगा वो किधर लगेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी जी, और मैक्सिमम अप थ्रस्ट जो लगेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश बी। तो जब दोनों इक्वल हो जाए, मतलब एफ डैश बी किसके इक्वल हो जाएगा, वी डी जी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। फिर दोनों को कंपेयर करते हैं और उसी से रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ये जितना भी रिलेशन आएगा, तो ये जो भी रिलेशन आएगा उसी से रिलेशन आएगा, मतलब मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो लगेगा ऑन अ बॉडी पे एक्टिंग अपवर्ड इज इक्वल टू एफ डैश बी, और वो एफ डैश बी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा वी डी जी। फिर दोनों को कंपेयर करके उसे, चलिए देखिए जरा, एक हम थोड़े से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, बॉडी है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी को ले लेते हैं इक्वल टू वी, क्या ले लिए, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू वी, एंड डेंसिटी क्या लिए, डेंसिटी, डेंसिटी को लेते हैं रो, डेंसिटी को क्या ले लिए बच्चों, डेंसिटी को ले लिए रो। अब इसे कंप्लीटली इमर्स करते हैं, विल कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, लिक्विड में क्या किया, कंप्लीटली डुबा दिए। अब डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी क्या लेते हैं, डीएल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को क्या ले लिए, डीएल। तो जो भी वेट होगा उस बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ऑफ बॉडी जो किधर लगेगा, डाउनवर्ड की ओर, जो भी वेट लगेगा उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो डाउनवर्ड लग रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो W इक्वल टू भी इंटू डी इंटू जी, या आप बोल सकते हैं भी रो जी, यहां पे रो भी लिख सकते हैं। ये किसका था, इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का जो नीचे की ओर लग रहा था, किधर लग रहा था, नीचे की ओर, डाउनवर्ड, वो किसके इक्वल हो गया, भी डी जी, किसके इक्वल हो गया, भी डी जी, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये इक्वल टू भी डी जी। अब यहाँ पे उसे डाउनवर्ड पानी में डाले हैं, डाउनवर्ड लग रहा है, तो बाइजेंट फोर्स भी लगेगा अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स जो लगेगा, मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो किधर लग रहा है, एक्टिंग अपवर्ड, जो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, अपवर्ड, मैक्सिमम अपथ्रस्ट जो लग रहा है अपवर्ड ऊपर की ओर, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, भी डी जी, भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब यही दोनों से हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, कौन सा रिलेशन, पहला, यही पहला रिलेशन था, ये जो पहला रिलेशन है, ये जो पहला रिलेशन है हमारा, चलिए इसको फिर से देखें, ये जो पहला रिलेशन है, ठीक है, ये तो शॉर्टकट बता दिए। अब इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे देखते हैं, ये हो चुका, शॉर्टकट लिखना है तो ये शॉर्टकट है ये। चलिए इसी चीज को पूरे डिटेल पे, कहां से आया ये, कहां से डिराइव हुआ, ये कैसे हुआ, तो देखिए, अब यहाँ पे दो, देखिए जरा ध्यान से, W इक्वल टू, एक कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है जिसकी वॉल्यूम भी या डेंसिटी रो है, ठीक है। अब वो क्या, उसको कंप्लीटली इमर्स कर दिए हैं, तो एक वेट लग रहा है, उसका जो वेट है W किधर लगेगा, नीचे की ओर, किसके इक्वल होगा, वी डी जी। तो अपथ्रस्ट पानी जो है वो क्या करेगा, अपथ्रस्ट लगाएगा ऊपर की ओर, तो वो अपथ्रस्ट जो है एफ डैश बी किसके इक्वल हो जाएगा,
वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब नंबर वन जो कंडीशन था, देखिए उसे फिर से करें, वो शॉर्टकट है। नंबर वन कंडीशन, यदि W ग्रेटर देन हो जाए, वेट ऑफ सब्सटेंस यदि ग्रेटर है किससे, एफ डैश बी मतलब अपथ्रस्ट से, तो इसका क्या हो जाएगा, V इंटू रो इंटू जी इक्वल टू V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब यहाँ पे V G, तो रो क्या है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यदि ग्रेटर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ग्रेटर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। यही पिछला जो बता रहे थे शॉर्टकट में, यही चीज था, तो बॉडी विल सिंक। अब कोई बोलेगा यहां से नेट फोर्स कितना लगेगा, इसका नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ऑब्जेक्ट का जो वेट था उससे माइनस कर देंगे अपथ्रस्ट को, यही नेट फोर्स लग गया। सेकेंड कंडीशन यदि हम लोग लेते हैं, कौन सा कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या लेते हैं, दोनों की वेट यदि इक्वल हो जाए, ऑब्जेक्ट की वेट और अपथ्रस्ट यदि दोनों इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंक करता है। कैसे, V डेंसिटी G, V डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, मीन्स क्या हुआ, ये V कैंसिल हो गया, जी चला गया, मतलब रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लेकिन उसके सरफेस पे, वाटर पे, इस कंडीशन में देखिए, ठीक है। नंबर थर्ड पे आते हैं हम लोग, मान लीजिए चलिए यहां पे नंबर थर्ड, इस बार क्या है, इस बार वेट जो है ऑब्जेक्ट का लेस हो जाए अपथ्रस्ट से, मतलब भी रो जी लेस हो जाए भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब इस कंडीशन में ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रो लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस कंडीशन में ये ग्रेटर हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इस कंडीशन में भी वो फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा लेकिन पानी के अंदर अंदर। अब यहां पे हम बात करेंगे नेट फोर्स की, यहां पे हम बात करेंगे नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स कितना होगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये ज्यादा हो गया, यहां पे ये ज्यादा हो गया, तो इससे माइनस करना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको फ्लोट करा रहा है, ऊपर की ओर मैक्सिमम धक्का मार रहा है, माइनस क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा नेट फोर्स। तो इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि यदि डेंसिटी, दोनों को डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं कि वो फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या क्या करेगा। जैसे एक स्टोन है या एक आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको पानी में डुबाएंगे तो डूब जाएगा, क्यों डूब जाएगा, आयरन ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, इसलिए वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। क्यों करेगा सिंक, क्योंकि आयरन जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे, डेंसिटी देख लेंगे, डेंसिटी क्या होता है। अब देखेंगे इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, यदि डेंसिटी ग्रेटर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो वो सिंक कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एम्प्टी कैन है, वो वाटर में फ्लोट करता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एम्प्टी कैन, इसका मतलब उस एम्प्टी कैन जो है उसकी डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। चलिए, तो डेंसिटी हम लोग रट रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी देखिए, डेंसिटी को समझते हैं फिर डिटेल में। जैसे मान लीजिए यदि कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसकी वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है लेकिन वो सब्सटेंस अलग अलग है, मतलब इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मान लीजिए दोनों की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट है कोई, लेकिन दोनों की वॉल्यूम सेम है। जैसे एग्जांपल के बारे में ले, हम मान लीजिए एक आयरन ले लिए और एक वुड ले लेते हैं, एक आयरन लेते हैं, एक वुड ले लेते हैं, तो मास जो होगा आयरन का जो मास होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, आयरन का मास ऑफ आयरन इज मच मोर देन द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या, वुड, लकड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि आयरन जो है उसका जो पार्टिकल्स होता है वो हैवियर होता है,
और वो क्लोजली पैक्ड होता है, क्योंकि वो सॉलिड है, क्लोजली क्या होता है, पैक्ड होता है। लेकिन वुड जो होता है वो क्या होता है, उसकी जो मास होता है, मास ऑफ, दोनों का मास अलग अलग है, मास एक हो ही नहीं सकता है, वॉल्यूम एक हो सकता है। क्योंकि आयरन जो होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए आयरन क्या होता है, आयरन हैवियर होता है, किससे, वुड से, वुड से। यदि हम दूसरे लैंग्वेज में बोले, इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, दूसरा एग्जांपल यदि लें, यही आगे चल के इसी को हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। मान लीजिए ऐसा है कि हम क्या लेते हैं, मान लीजिए एक लेड ले लिए, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेड की डेंसिटी ज्यादा होता है, ज्यादा डेंसर होता है। और एक ले लेते हैं कॉटन, कॉटन ले लेते हैं हम लोग, दोनों की मास, देखिए अभी हम यहाँ पे जो एग्जांपल लिए उसमें क्या था, वॉल्यूम सेम वॉल्यूम था, लेकिन मास दोनों का डिफरेंट था, तो दोनों की डेंसिटी अलग हो जाएगा। यदि हम अभी क्या लेते हैं, इफ वी टेक इक्वल मास ऑफ कॉटन, कॉटन ले लिए और एक लेड ले लिए, दोनों की मास क्या है, एक एक, मान लीजिए मास इक्वल ले लिए, मान लीजिए 1 kg ले लेते हैं दोनों की, तो उस कंडीशन में जो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कॉटन जो होता है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होता है, कॉटन की वॉल्यूम देखिएगा इधर से उधर पूरा, कॉटन की जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है, किससे, लेड से। क्योंकि ये जो कॉटन होता है उसमें जो पार्टिकल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, लूजली रहता है, जबकि लेड में क्या है, क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। कॉटन वेरी लूज होता है, लूजली होता है। यदि अदर वर्ड बोल सकते हैं कि लेड जो होता है वो डेंसर होता है। कहने का मतलब यही हुआ, इसी वर्ड को हम आगे जाके बोलेंगे डेंसिटी। लेड की डेंसिटी ज्यादा होता है और कॉटन की डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। तो है क्या डेंसिटी, इसी चीज को डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास बाय वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यही हो जाएगा उसकी यूनिट। तो चलिए डेंसिटी समझते हैं, फिर उसका रिलेटिव डेंसिटी में जिसे बोलते हैं डेंसिटी। यदि डिफरेंट सब्सटेंस है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन उसका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट, ऐसे कर देते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस हैव, क्या हो जाएगा, उसकी मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट, डिफरेंट मास। इक्वल मास यदि है तो, इफ equal mass of, equal mass of different substance have different volume, इक्वल मास है लेकिन डिफरेंट सब्सटेंस है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं डेंसिटी का। किसका यूज किए, डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, डेंसिटी इक्वल टू हो गया मास बाय वॉल्यूम, क्या हो गया डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मास का हो गया केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, क्या बन गया, केजी पर मीटर क्यूब, यही इसकी क्या होगा, यूनिट। हर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम रहेगा तो उसका मास कितना है, 1 kg। इसे ही बोलते हैं, डेंसिटी को डी लिखते हैं, कभी डेंसिटी को रो क्या बोलते हैं, आर एच, रो से भी डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, ये इसकी फॉर्मूला। तो डेंसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो डेंसिटी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है। चलिए समझ में आया। अब रिलेशन, किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, सीजीएस एंड एसआई यूनिट, सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ये दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। तो किसके बीच में बच्चों हम लोग रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं? तो रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट। किसके बीच में? सीजीएस और एसआई यूनिट। तो देखिए, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास का क्या हो गया? केजी। वॉल्यूम का क्या हो गया? मीटर क्यूब। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, और एसआई में क्या हो गया? केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया ग्राम। अब मीटर क्यूब है, क्या है? मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 100 इंटू 100। तो अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ आ जाएगा 10⁻3, तो 1/10⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, या बोल सकते हैं 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये आ गया हमारा सीजीएस में, ठीक है। यानी केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ये था वो दोनों के बीच में रिलेशन बिटवीन हो गया सीजीएस एंड एसआई, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी में क्या होता है? टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर देते हैं तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? ये समझ में आ गया क्या होता है? चलिए, अब हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो देखिए, टेम्परेचर की इफेक्ट डेंसिटी पे क्या होगा? डेंसिटी को अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिए पूरा, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से क्या होता है? टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉलिड सब्सटेंस है, कॉम्पैक्ट है, मतलब कंप्लीटली पैक्ड है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, स्पेस कम है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिए वहां वाइब्रेशन होगा, वो दूर दूर भागेगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगा। मतलब इफेक्ट क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसी पे लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, चलिए, ये क्या है? तो ये रो है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा दिए, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स रहेगा वो दूर दूर चला जाएगा, वाइब्रेशन होगा, एनर्जी गेन कर लेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी गैप बन जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी घट जाएगा। यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करे तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। टेम्परेचर को घटा दे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा? उसके बीच का क्लोज आ जाएगा, एक दूसरे के नजदीक। यही है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर डिक्रीज, डेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी कम। यही था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी जानते हैं। बच्चों, हम लोग ये देख लिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी पे। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जानने के पहले एक चीज, छोटा सा चीज आप लोग जान लें, ये वाटर का जो कंडीशन होता है वहां पे थोड़ा सा अनइवन एक्सपेंशन, थोड़ा सा उल्टा होता है, लेकिन एक्सेप्शन एक्सेप्शन किस कंडीशन में? वाटर के जो कंडीशन होता है, वाटर के कंडीशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन, मतलब बिहेवियर ऑफ वाटर जो होता है उसको समझना मुश्किल, अनइवन होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है?
बिहेवियर जो होता है वाटर का, बिहेवियर ऑफ वाटर इज वेरी डिफरेंट। वाटर की बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसा होता है? अनइवन एक्सपेंशन होता है, अनइवन एक्सपेंशन। इसमें जो एक्सपेंशन होता है थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होता है, अनइवन होता है। मतलब वाटर जो होता है कूल्ड फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री। वाटर जो होता है कूल होता है, हाई टेम्परेचर पे कूल करता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है अप टू 4 डिग्री। ऐसे वाटर का जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसका जो एक्सपेंशन होता है अनइवन, उल्टा पुल्टा होता है। जैसे कहने की मतलब क्या, वाटर कूल कर जाता है, वाटर जो है वाटर कूल्ड हो जाएगा। कब कूल हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पे, फ्रॉम हाई टेम्परेचर वाटर कूल कर जाएगा, वाटर कूल हो जाएगा। किसमें कूल हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पे। एंड कॉन्ट्रैक्ट अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, याद रखिए। लेकिन वो एक्सपैंड कर जाएगा, इट एक्सपैंड्स, उल्टा। अब एक्सपैंड करेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, उल्टा एक्सपैंड कर जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा तो एक्सपैंड कर जाएगा। जबकि दूसरा चीज क्या होता है? जितना टेम्परेचर कम होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट एक्सपैंड्स बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उल्टा है, देखिए जरा ध्यान से। वो एक्सपैंड करेगा, जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएगा वो एक्सपैंड कर जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड है अप टू 4 डिग्री। अब जैसे ही 0 डिग्री है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा। 4 डिग्री, 0 से 4 डिग्री आएगा तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उल्टा 4 डिग्री से 0 डिग्री आ जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, यही चीज है, इसे याद रखना है। मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब उसे कूल करते हैं अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट पे यहां पे लिख लीजिए, नोट पे, ये क्या है? एक्सेप्शन है वाटर की। डेंसिटी जो होता है वाटर का, डेंसिटी किसकी? डेंसिटी ऑफ वाटर, डी वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो इंक्रीज कर जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। कब? जब उसे कूल करते हैं। क्या करते हैं? उसे कूल्ड करते हैं। कब तक? अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसको कूल करेंगे, कहां तक कूल करेंगे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, याद रखना है इसे। एंड स्टार्ट फर्दर डिक्रीजिंग व्हेन इट इज फर्दर बिलो 4 डिग्री टू 0 डिग्री। उल्टा, अब है 4 डिग्री से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेके आएंगे, 4 से 0, तब क्या करेगा? ये 4 से 0 की ओर आएगा। अब ये क्या है? स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले क्या था? कूल्ड किए 0 डिग्री से 4 डिग्री। यहां पर देख लीजिए, 0 से 4 किए, ठीक है, क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। उल्टा 4 से 0 किए तो वो एक्सपैंड कर जाएगा। यही एक्सेप्शन है, उल्टा कंडीशन। टेम्परेचर जितना घट रहा है, और मैक्सिमम क्या होता है? डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एसआई में क्या होगा? एसआई में होगा, यहां पे लिखते हैं एसआई। एसआई में क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होगा। सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एसआई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसआई में? एसआई में हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर का क्यूब। ये एसआई हो गया और ये सीजीएस हो गया। ये मैक्सिमम होता है डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एसआई में कितना होगा? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में कितना होगा? 1 ग्राम। यही है वाटर की अनइवन एक्सपेंशन होता है।
इसी बेसिस पे क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल जो होता है ठंडे के समय में पानी के जो नीचे होता है ऊपर में बर्फ जम जाता है, बर्फ का लेयर चादर हो जाता है, फिर भी जो एक्वेटिक एनिमल मछली उछली सर्वाइव करती है नीचे, मरती नहीं है वो, यही कारण है। और उसका जो बर्फ हो गया ऊपर से ढका हुआ जो बर्फ रहता है वो काम करता है उसका ब्लैंकेट के जैसा, और इसी कंडीशन पे, इसी कंसेप्ट पे वो क्या करता है, ठंडे में सर्वाइव करता है, मरता नहीं है वो। ऊपर में बर्फ जमा हुआ है लेकिन मच्छी जो है, मच्छी नीचे में आराम से मस्ती में है, वो मरेगी नहीं। क्यों नहीं मरेगी, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट। पानी वहां गर्म रहता है, जैसे सुबह सुबह आप नहाइए कुएं का पानी से, वो पानी गर्म होता है, ऊपर में क्या है, बर्फ पे चादर ढका हुआ है, ब्लैंकेट का काम कर रहा है उसका, जो हॉट वाटर होता है उसको इवेपोरेट मतलब बाहर निकलने के लिए नहीं देता है वो। तो यही कंसेप्ट था। अब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को जानना चाहेंगे, समझाएंगे, आप जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। क्या बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी जिसे बोलते हैं आरडी, ये है रिलेटिव डेंसिटी। तो जब डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, जब डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसे, डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ में, तो वो दोनों का जो रेशियो होता है कंपेयर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बोले, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, तो उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं आप, it is the ratio of density of substance to the density of water, density of substance to the density of water, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या बोले, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सब्सटेंस, एस फॉर सब्सटेंस, डब्ल्यू फॉर वाटर, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वाटर। ये एस क्या है, तो एस है सब्सटेंस, डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू है वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वाटर। चूंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम हो सकता है दोनों की, वॉल्यूम कट गया, मास बच गया, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लेकिन कब, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, या इसे भी बोल सकते हैं मास, ये क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, mass of unit volume of substance by mass of unit volume of water, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर की जो टेम्परेचर है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सिंपल बोल सकते हैं या डायरेक्ट बोलना है, ये दोनों रिलेशन आ गया, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी होता है मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर। अब इसी दोनों को कंपेयर कर लिए तो ये एक रिलेशन बना था, ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता है। क्या होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखने का है। चलिए, ये था हमारा क्या, इसे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है। रिलेशन क्या है, हम लोग रिलेशन करेंगे किसके बीच में, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में। चलिए थोड़ा सा पार्ट और है, इसे देख ले। डेंसिटी और किसके बीच में बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी के बीच में।
तो डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन क्या है रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी के बीच और रिलेटिव डेंसिटी के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सीजीएस के बारे में। इसके बारे में सीजीएस यूनिट, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सीजीएस का। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सा न्यूमेरिकली इक्वल होता है। ये किसके न्यूमेरिकली इक्वल होता है, डेंसिटी का न्यूमेरिकली इक्वल। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डेंसिटी हो गया सब्सटेंस की, सीजीएस में कितना हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी सब्सटेंस की इसे भी ले लिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मतलब रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी सिंपली इक्वल हो गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के। जो भी सब्सटेंस दिया रहेगा सिंपल सा, उसकी यूनिट को हटा दीजिए, वही बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। मान लीजिए किसी की दिया गया है डेंसिटी, कितना दिया गया है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर की, बोला उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, यूनिट को हटा दिए, डायरेक्ट 10 बोल दिए। ये था सीजीएस, मतलब रिलेटिव डेंसिटी सिंपली इक्वल हो जाएगा न्यूमेरिकल इक्वल टू सब्सटेंस। अब हम लोग एसआई के बारे में बात करते हैं। एसआई, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सीजीएस में बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एसआई में हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर का क्यूब, क्या हो जाएगा, अब ये भी है केजी पर मीटर का क्यूब, ये कट गया, तो हम बोल सकते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए तो बोलेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू 10 की पावर -3। जो भी सब्सटेंस का डेंसिटी होगा उसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर देंगे। ठीक है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब है रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग मान लीजिए फाइंड करना है बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, तो कुछ नहीं करना है, मास ऑफ बॉडी बाय मास ऑफ वाटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मास ऑफ बॉडी मास ऑफ वाटर, सिंपल सा। यदि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हमें फाइंड करना है रिलेटिव डेंसिटी बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर, सिंपल सा। और आगे देख सकते हैं W1 बाय W1 माइनस W2, ये भी देखेंगे हम लोग आगे चल के। मास ऑफ बॉडी मास ऑफ वाटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो इससे भी रिलेटिव डेंसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में है कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमारा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन की, जिसके लास्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी था, वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग जो अगला जो आएगा चैप्टर्स, वो होगा हमारा वर्क एनर्जी पावर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए, हम आप ही पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलिए, थैंक यू।